जैसा कि हम लोग देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का अप्रैल महीना का आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है, इकोनॉमिक सेक्शन है, जिसमें पहला डब्बा है, पहला बॉक्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा हुआ क्या कि 2022-23 में राष्ट्रीय आय NSO के दूसरे अनुमान 7 जनवरी 2023 के पहले अग्रिम अनुमानों में संशोधन हुआ। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जस्ट पिछला ही मैगजीन में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। डाटा हमेशा बदलता रहता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है ना। और ये क्या है, अग्रिम अनुमान। अग्रिम अनुमान का मतलब क्या होता है, एडवांस में होता है ना। यही सब हम लोग पढ़े थे। तो अगर फिर से देख लेते हैं राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं कि एक वर्ष में एक साल में किसी देश में राष्ट्रीय आय एक वर्ष में एक देश में आर्थिक गतिविधियों से एकत्रित कुल राशि राष्ट्रीय आय है। एकदम सिंपल परिभाषा है, लेकिन ये जितना सिंपल परिभाषा है, अगर इस टॉपिक में हम जाएंगे ना तो लगता है 5 दिन से राष्ट्रीय आय पढ़ाने में लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर GDP आता है, NDP आता है, GNP होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग क्या है, करेंट अफेयर और GS का पर्पज से पढ़ रहे हैं मेन, है ना। इकोनॉमिक्स का पर्पज से नहीं पढ़ रहे। जब हम लोग इकोनॉमिक्स सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रीय आय को और डिटेलिंग पढ़ेंगे, कैसे GDP का आकलन किया जाता है, कैसे GDP से NDP निकाला जाता है, कैसे उसमें डिप्रिसिएशन को हटाया जाता है ना। फिर GDP डिफ्लेटर क्या होता है, बहुत कुछ होता है उस सेक्शन में, बहुत बड़ा सेक्शन ये है। लेकिन अभी है कि कोई एक लाइन में पूछ दे कि भाई राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो बता देंगे कि एक वर्ष में एक देश में आर्थिक गतिविधियों से एकत्रित कुल राशि। एकदम सिंपल परिभाषा में इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो बोला कि ये आर्थिक गतिविधि का कुल राशि क्या होता है। तो हम लोग जैसा बताए थे कि कोई देश रहेगा उसमें क्या होता है, या तो प्रोडक्शन हो रहा है या तो सर्विस दे रहा है, यही हो रहा होगा ना। प्रोडक्शन दे रहा होगा तो फिर वही खर्च होगा क्या कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देगा, और क्या देगा, लैंड के लिए रेंट देगा, और क्या देगा, है ना, वर्कर के लिए, चाहे मजदूर के लिए, जो बोलिए वर्कर के लिए, चाहे लेबर बोलेंगे, वर्कर नहीं बोलेंगे, लेबर ज़्यादा अच्छा वर्ड है, लेबर के लिए आपका वेजेज, ठीक है ना। और क्या देगा, प्रॉफिट अपना खुद लेगा। कौन लेगा, जो प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन कर रहा है। इसका हम जब जोड़ देंगे, सारे चीज जोड़ देंगे, है ना, तो एक ही वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होगा, जितना भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है सबका ही काम कर देंगे, जितना सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा होगा सबका ही काम कर देंगे। एकत्रित राशि यही हो गया, ठीक है ना। वो क्या हो गया भाई, GDP। ये बहुत सरल परिभाषा है, लेकिन इतना नहीं है। इसको कैलकुलेट करने बहुत बड़ा काम है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छा से समझेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय। NSO का मतलब तो जानते हैं क्या होता है, हाँ, ठीक है ना, जो आंकड़ा का सर्वेक्षण करता है, आंकड़ा का इकट्ठाकरण करता है ना। NSO वही काम करता है। ये अग्रिम अनुमान था, मतलब कि एडवांस में बता रहा है कि इतना हो सकता है, इतना ही हुआ है अलग बात है। जिस समय फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें फाइनल डाटा आएगा, जब इशू होगा तब पता चलेगा। अभी अनुमान लगाया कि कितना है, तो 4.4 किया गया, 4.4 आई होप रखा है, देखना पड़ेगा, डाटा देखना पड़ेगा, है ना। और क्या इसमें देखने लायक है, एक GDP है। GDP जब पूरा मैगजीन पढ़िएगा उसमें GDP लिखा हुआ है। GDP तो जानते हैं क्या होता है ना। पिछले बार क्लास में पढ़ चुके GDP क्या होता है, एक वो भी सही है, GDP से राष्ट्रीय आय निकलता है ना। इसलिए दोनों का परिभाषा लगभग सेम ही होता है, ठीक है। एक देश की घरेलू सीमा के अंदर
सीमा, सीमा के अंदर, एक देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित, क्या उत्पादित, वस्तुओं एवं सेवाएं, क्या मौद्रिक मूल्य, जीडीपी का रहता है। मौद्रिक मूल्य अगर हम बाजार मूल्य पे ले रहे हैं तो वो एमपी हो जाएगा। अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे ले रहे हैं कि मतलब वस्तु को बनाने में कितना खर्च हुआ है तो हो जाएगा जीडीपी एफसी हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो और बहुत बढ़िया से उसको समझने वाले हैं कि कैसे फिर जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। घरेलू सीमा है तो घरेलू सीमा को कितना नापा जाएगा, कितना दूर को घरेलू सीमा कहा जाएगा। पानी का जहाज में भी घरेलू सीमा के अंतर्गत आ जाता है, भारत के सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। आपका जो कॉन्सुलेट होता है क्षेत्र तो वो भी सीमा के अंतर्गत आ जाता है। जब हम लोग जीडीपी स्पेशली पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से समझेंगे हम लोग इसको। अभी फिलहाल के लिए इतना बातों को समझ जाएंगे। ये हो गया जीडीपी। ठीक है, दूसरा अगर आप मैगजीन पढ़िएगा तो उसमें आएगा स्थिर मूल्य और क्या आएगा, क्या आता है, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। ठीक है, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, तो उसके बारे में जान लीजिए ताकि मैगजीन आप पढ़िए तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। स्थिर मूल्य क्या होता है? देखिए हम लोग आधार वर्ष का बात किए थे, एक बार बेस ईयर, है ना। स्थिर मूल्य होता है ना कि आधार वर्ष जब कैलकुलेशन के लिए आधार वर्ष 2011-12 को माना गया, है ना। मतलब वस्तु का कोई भी वस्तु 2022 में उत्पादित हुआ है, मान लीजिए 2022 में, अभी 2023 चल रहा है, मान लीजिए मार्कर बना, ये मार्कर मान लीजिए, है ना। इसका मूल्य अभी का मूल्य से नहीं, कितना 2022-23 का कितना मूल्य था, बाजार मूल्य कितना था 2022-23 में, सॉरी 2011-12 का इस मार्कर का कितना मूल्य था। ठीक है ना, मान लो 10 रुपया होगा तो अभी भी इसका दाम 10 ही रुपये लेके चलेंगे। उस समय 12 रुपया होगा तो अभी भी इसका मूल्य 12 रुपये ही लेके चलेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। बताए थे क्यों? क्योंकि अगर हम अभी का ले लेंगे तो उसमें महंगाई भी जुड़ जाएगा। तो महंगाई को हटाने के लिए, इन्फ्लेशन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आधार वर्ष का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो जब अभी समझिए कि जब हम आधार वर्ष 2011-12 का यूज करेंगे तो उसको स्थिर मूल्य कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना मूल्य को हम स्थिर किए हुए हैं, उसी मूल्य से सबका कैलकुलेशन हो रहा है। अब प्रचलित मूल्य मतलब अभी वर्तमान का मूल्य जो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है ना। प्रचलित मूल्य का मतलब क्या होता है, वर्तमान मूल्य, मतलब इस मार्ग का कभी बाजार जाएंगे तो बाजार में भी क्या कीमत मिलेगा, तो हो जाएगा प्रचलित मूल्य। प्रचलित मूल्य मतलब 2022-23 अभी के हिसाब से चलेंगे तो। ठीक है, अगर इसके हिसाब से करेंगे तो क्या होता है, इसमें महंगाई जुड़ा रहेगा। महंगाई जुड़ा रहेगा। ठीक है, यही तो है। एक रहेगा स्थिर मूल्य का रहेगा लिखा हुआ, एक प्रचलित मूल्य लिखा रहेगा। प्रचलित मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य तो 2011-12 का बात कर रहा है। एक जीवीए लिखा हुआ होगा, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखा हुआ रहेगा, उसको समझ लेते हैं हम लोग। वो सब समझ जाइएगा तो बस सिर्फ डेटा याद रखना है कि कितना आंकड़ा बोला है, एनएसओ कितना बोला है, कितना परसेंट बोला है, वो सब तो डेटा 3-3 महीना पे चेंज होते रहेगा। जीवीए क्या होता है, जीवीए समझ लेते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं जीवीए, है ना। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री है, मान लीजिए कि वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले तो कच्चा माल लाएगा। जैसे मान लीजिए शर्ट बनाता होगा तो कच्चा माल क्या लाता होगा, कपास लाता होगा या सूत लाता होगा, जो भी लाता होगा इसको बनाने के लिए, है ना। तो मान लीजिए कि फैक्ट्री में कच्चा माल 100 रुपया को लाता है ना। अपना इनपुट मतलब लैंड लेबर जो लगाता है, पैसा लगाता है,
वो अपना जितना लगाता है, ठीक है ना, जितना लगाया, मान लीजिए 10 रुपया लगाया, ठीक है, वो सब लगाने के बाद इस कच्चा माल से इनपुट हो गया। इनपुट और आउटपुट समझते हैं। इनपुट मतलब कितना इन्वेस्ट किया, आउटपुट मतलब इन्वेस्टमेंट के बाद जितना हमको वापस मिला वो आउटपुट हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए कच्चा माल 100 रुपया का लगाया, इनपुट लगाया 10 रुपया का, ठीक है ना। और ये दोनों से ये कच्चा माल यानी जो कपास लाया था और अपना जो खर्च लगाया, लैंड लेबर वेजेज वगैरह सब लगाकर वो कर दिया, इसको बेच दिया कितना, 500 में, 500 में। तो कुछ तो इसमें वैल्यू ऐड किया वो। ये 110 रुपया का अगर इनपुट को भी हटा दिया तो 100 रुपया का कच्चा माल को ये क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कितना, 500 में। तो अपने तरफ से कितना वो लगाया, 100 रुपया तो खरीद कर लाया 100 रुपया, लेकिन अपने तरफ से कितना वैल्यू ऐड कर दिया वो जो प्रोड्यूसर, जो उत्पादक है, इसमें कितना वैल्यू ऐड किया। तो 100 रुपये का तो कच्चा माल था, इनपुट फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, इनपुट तो खैर कॉमन है, तो लगता ही रहेगा। अगर कच्चा माल ही लेके आते हैं कि 100 रुपये का कच्चा माल लगाया और उसको 500 रुपये में बदल दिया, सामान में बदल दिया, तो कितना वैल्यू ऐड किया, 400 रुपया किया, 400 रुपया। ये अपने तरफ से वैल्यू ऐड किया, क्योंकि इस वैल्यू इतना में तो 100 रुपये का तो उसका सामान ही लगाते हैं, तो कच्चा माल लगा हुआ है। अपने तरफ से कितना ऐड किया कि 500 का सामान हो गया, 400 रुपया। ये 400 रुपया हुआ ना, वही वैल्यू एडिशन हो गया, वैल्यू एडेड हुआ, है ना। और सारे फैक्ट्री का, पूरा देश में जितना फैक्ट्री चल रहा है, जितना भी हो रहा है, सब ऐसे ही काम कर रहा होगा। कच्चा माल लाता होगा, प्रोडक्शन करता होगा, कच्चा माल लाता होगा, प्रोडक्शन करता होगा, है ना। तो जितना भी वैल्यू ऐड किया है सब जितना वैल्यू ऐड किया अपना अपना सामान में, सब का वैल्यू को ऐड कर देंगे ना, तो जीबी यानी ग्रॉस मतलब क्या होता है, टोटल ग्रॉस वैल्यू ऐड करनी है, सबको ऐड, क्लियर। तो देश का अर्थव्यवस्था जीडीपी से भी देखा जाता है और जीबीए से भी देखा जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है, ये देश पर डिपेंड करता है कि किससे नापे हो। जीबीए से भी नापेगा तो भी पता चल जाएगा, जीडीपी से नापेगा तो भी पता चलेगा। जीबीए से पता होता है कि सेक्टर वाइज पता चल जाता है कि भैया इस्पात सेक्टर में कितना हो रहा है, कपास चाहे कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर में कितना काम को जीबीए मिल रहा है, ये पता चल जाएगा, है ना। आयरन सेक्टर में कितना काम को जीबीए मिला, पता चल जाएगा। लेकिन जीडीपी टोटल हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा, मतलब इकट्ठा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आटा है, पूरा गूंदा हुआ आटा है, पूरा गूंदा हुआ आटा है, ये गूंदा हुआ आटा को ना टोटल आप जीडीपी समझिए, जीडीपी। और इस आटा को छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे हम, लोई बना देंगे, छोटा छोटा लोई अगर हम बना दिए तो ये हो गया क्या, जीडीए, है ना। इससे पता चल गया, इस लोई से पता चल गया कि इस्पात में कितना क्या हिसाब किताब है। इस लोई से पता चल जाएगा कि मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्री कैसा काम कर रहा है, कॉटन इंडस्ट्री यानी कि सूती वस्त्र कैसा काम कर रहा है, सूती वस्त्र उद्योग कैसा काम कर रहा है। इससे पता चल जाएगा कुछ और प्लास्टिक उद्योग कैसा काम कर रहा है, प्लास्टिक उद्योग कैसा काम कर रहा है ना। इसमें देख लेगा कौन मुनाफा में जा रहा है, कौन फायदा में जा रहा है। तो सरकार क्या हो जाएगा, उसके लिए नीति बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, है ना। अलग अलग रहेगा तब ना पता चलेगा। अब सबको मिला देंगे तो पता कैसे चलेगा कौन, वो तो सबको पैसा मिल गया इसमें, तो पता कैसे चलेगा कौन लाभ में जा रहा था, कौन हानि में जा रहा था। तो जीबीए से एक फायदा होता है क्या कि अलग अलग सेक्टरों को पता चल जाता है, जीडीपी का टोटल एक ही बार पता चल जाता है। और जब दूसरा देश से हमको तुलना करना रहता है तो जीडीपी का उपयोग कर सकता है आराम से। और अपने ही देश के अंदर कोई पॉलिसी बनाना रहेगा तो जीडीपी का उपयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे हमको अमेरिका और अपना अर्थव्यवस्था का तुलना करना है तो हमको तो अमेरिका से करना है, तो अपना देश का पूरा जीडीपी देखेंगे हम। लेकिन अपना ही देश के अंदर हमको कुछ सुधार कार्य करना है तब तो हमको सेक्टर वाइज देखना पड़ेगा, कोई सेक्टर अच्छा कर रहा होगा, कोई सेक्टर खराब कर रहा होगा। तो इसके लिए जीडीपी का प्रयोग करते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो यही था ये पूरा मैगजीन में, ये चैप्टर में बस वही है कि इस बार इतना परसेंट बढ़ा है, इतना परसेंट घटा है, घटता बढ़ता रहेगा। पिछले बार भी पढ़े मैगजीन तो वही सब लिखा हुआ था। आगे देखते क्या लिखा हुआ। 2022-23 में देश में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन में कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान। अच्छा ठीक है, 2022-23 में क्या बोलता है कि हम लोग का कृषि मंत्रालय बोला है कि रिकॉर्ड स्तर पर क्या हुआ, उत्पादन हुआ है ना। कितना रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन हुआ है, ठीक है ना। देखिए बताते हैं। देखिए क्या बोला कृषि मंत्रालय, जो कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है
क्या बोला कि 323 दशमलव कितना 55 मिलियन टन का उत्पादन हुआ टोटल अनाज का, मिलियन टन का टोटल उत्पादन हुआ है, ठीक है ना। उसमें से गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, जौ हो जाएगा, गेहूं, चावल, जौ, मक्का, ये सबका बड़ा ज़्यादा उत्पादन हुआ है, ठीक है ना। इसी और भी सबका उत्पादन हुआ, लेकिन इन सबका ज़्यादा उत्पादन हुआ, जिसके कारण उत्पादन बढ़ गया है। ये कृषि मंत्रालय का रिपोर्ट बता रहा है, ठीक है ना। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड का नाम है, देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रीयन नहीं, हाँ श्रीयन पोषक, श्रीयन पोषक। एक श्री खेती भी होता है, श्री खेती होता है, जिसके अंदर बुआई का तरीका अलग रहता है ना। श्रीयन पोषक है। श्रीयन पोषक का वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? श्रीयन पोषक मतलब होता है ना, मोटा अनाज जो होता है ना, इसको श्रीयन पोषक कहते हैं, इसको मोटा अनाज को, ठीक है ना, इसको मोटा अनाज को समझ लीजिएगा, अनाज को श्रीयन पोषक कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो वही मक्का, आपका क्या है, ज्वार आ जाएगा, बाजरा, मरुआ, यही सब ना आता है। ये सब और भी बहुत कुछ आता है ना, अपना देख लीजिएगा। लेकिन मोटा अनाज आता है इसलिए अन्न पोषक, तो उससे तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि निम्नलिखित में स्तरीय अन्न पोषक कौन है। ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, चावल है, मड़ुआ है ना। तो जिस ऑप्शन में इन तीनों रहेगा उन तीनों मार देना है। जैसे 2023 में भी उसका ये क्या बोलते हैं वाला जो मना रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ज्वार, बाजरा, मड़ुआ ये सब है ना, मड़ुआ ये सब है, ठीक है, इसलिए अन्न पोषक में आएगा, देख लीजिए। क्लियर, आगे चलते हम लोग। देखिए आगे क्या बोलता है कि अनाज की 100% पैकेजिंग जूट की बोरियों में ही करना अनिवार्य है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट का भी आदेश आया है क्या कि अनाज का जितना भी बोरी है, पैकिंग होता है, सब का सब प्लास्टिक में नहीं, जूट का जो होता है ना पहले, हाँ जो जूट वाला आता था उसमें होना करना है, ठीक है ना। ठीक है, इसके तहत क्या है कि 100% अनाज का, 100% अनाज का लिख देगा, 100%, 80% कितना, तो 100% पैकेजिंग जितना होगा ना, पैकेजिंग वो किस पर होगा, जूट बोरी में होगा, जूट का बोरी में होगा। लेकिन चीनी वाला रहेगा ना, चीनी वाला उसको 20% ही करना है ना, फिर 20% ही उसको अलाउड है। मतलब अलाउड क्या, मतलब 20% ही कर सकता है, अपना इच्छा, उसके बाद करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन 20% उसको करना ही करना है ना। चीनी में, चीनी के पैकिंग में 20% अनिवार्य है, 20% उसको करना ही करना है, ठीक है। जूट सामग्री पैकेजिंग अधिनियम, जूट सामग्री पैकेजिंग अधिनियम कितना, 1987, ठीक है ना। जूट सामग्री पैकेजिंग जूट, ठीक है। जूट सामग्री पैकेजिंग, जूट पैकेजिंग सामग्री, ठीक है। इसको जूट पैकेजिंग सामग्री कर दीजिए, इधर से इधर लिखा गया, इधर लिखा गया है ना, जूट पैकेजिंग सामग्री हो जाएगा, उल्टा लिखा है, जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत ये कानून बना हुआ है, ठीक है। जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के कानून, आगे बढ़ते हैं। पीएम किसान योजना के
रुपये 2-2 हज़ार की जो 13वीं किस्त है 8 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में चला गया। ठीक है, इसमें तो क्या करना है, चला गया है। डीबीटी के तहत गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इसको कर दिया गया है ना। ये जो है डीबीटी के तहत कर दिया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लिख लीजिए। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये फैसिलिटी दिया जा रहा है, ये सुविधा दिया जा रहा है। ठीक है ना। और टोटल 16,800 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया। टोटल 16,800 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया, डीबीटी के तहत किया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इसको किसानों के अकाउंट में डाल दिया गया है। ठीक है, यही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसको दिया गया है। 16,800 करोड़ रुपया दिया गया है और डीबीटी के तहत टोटल दिया गया। बस यही था, इसमें कर लीजिए। अगला हम लोग बॉक्स देखते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें कुछ विशेष है नहीं, इसमें बस ये जानना है कि जो सीमावर्ती राज्य होता है ना, उत्तर का सीमावर्ती राज्य, जो देश हम लोग का देश है, ऐसे ऐसे देश हम लोग का उत्तर का सीमावर्ती राज्य जितना ही है ना, उत्तर का सीमावर्ती राज्य, उसका जो सीमावर्ती राज्य का जो सीमावर्ती गांव है, मतलब इसके बाद क्या है, सीमा, दूसरा देश का सीमा चालू हो जाता है। तो सीमावर्ती जितना भी गांव है ना, उस गांव का विकास करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। यानी कि उत्तर देश के, मिटा लेते हैं, देश के उत्तरी सीमा, देश के उत्तरी सीमा पर अवस्थित गांवों का विकास। कैसे होगा भाई? तो वहाँ पर पेयजल का सुविधा देना होगा, पानी का। बिजली नहीं पहुंच पा रहा तो सौर ऊर्जा लगा लेंगे हम लोग, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका इंटरनेट सुविधा देंगे। सड़क वगैरह तो रहेगा ही, सड़क अच्छा सड़क होना चाहिए, है ना। स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, तभी तो विकास होगा। ठीक है ना। ये सब देखिए, सीमावर्ती गांवों का विकास कर देना है। ठीक है, वही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम रहेगा। तो बताइए कि उत्तर का सीमावर्ती गांवों का विकास। देखिए क्या बोलते हैं, दिसंबर 2022 के अंत में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1170.38 मिलियन और टेली डेंसिटी कितना हो गया, 84.56, है ना। तो कुछ नहीं, ये डाटा कौन निकालता है, ट्राई निकालता है। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यही डाटा इशू करता है। और डाटा इशू करके क्या बोला है कि भारत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या कितना है, कुल उपभोक्ता लिखा हुआ देख लीजिए, 1170.38
38 मिलियन है, मिलियन है ना। और टेली डेंसिटी मतलब 100 में प्रतिशत में निकालेगा, 100 लोगों में से कितना लोग यूज कर रहा है, 84.56। चौरासी दशमलव 5 टेली डेंसिटी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर बिहार का पूछ दे तो बिहार का भी नोट कर लीजिए, बिहार का पूछ दे, बिहार का 55 दशमलव कितना है आपका 18%। बस यही था इसमें, बिहार वाला ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम लोगों को और क्या है, रेपो रेट वाला है ना, रेपो रेट। पिछले बार पढ़ा था रेपो रेट क्या होता है, इधर आरबीआई रहेगा, इधर दूसरा कोई भी बैंक रह सकता है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक रहेगा, ठीक है ना। जब इसको पैसा घटेगा तो कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास पैसा जाएगा लोन लेने के लिए। तो लोन लेने के लिए लोन लेने के लिए गया तो आरबीआई बोलेगा कि हमको कुछ इंटरेस्ट दो, तो जिस इंटरेस्ट पर ये इसको लोन देगा वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, रेपो रेट, है ना। तो इंटरेस्ट ये क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो जो इंटरेस्ट करेगा मतलब 8%, 10%, 4%, जो भी इंटरेस्ट तय करेगा वही कहलाएगा क्या, रेपो रेट कहलाएगा, ठीक है ना। वही रेपो रेट कराता है। इस रेपो रेट के तहत अगर लोन लेता है, बैंक लोन लेता है, तो ध्यान रखिएगा कि उसको कुछ सिक्योरिटीज भी जमा करना पड़ता है, गिरवी, है ना, कुछ सिक्योरिटीज भी जमा करना पड़ता है, सिक्योरिटीज। जमा करेगा, कौन जमा करेगा, बैंक करेगा आरबीआई के पास। जब आपका लोन अगर चुकता करेंगे जब, तो फिर आप मेरा सिक्योरिटीज वापस कर दीजिए। इसीलिए बोलते हैं रीपर्चेज मतलब क्या हुआ, अभी आपको हम दे रहे हैं, फिर से आपसे वापस खरीद लेंगे अपना सिक्योरिटीज को, इसीलिए रीपर्चेज होता है। रेपो कहाँ गया लिखा हुआ, रेपो, आर ई का मतलब री, पी का मतलब परचेज, वो फिर मतलब ऑफर, ऑफरिंग, जो ऑप्शन भी बहुत जगह बोला जाता है ना। तो मतलब हम अपना लोन दे देंगे आपको, चुका देंगे, तो अपना सिक्योरिटीज को फिर वापस ले जाएंगे। तो ये इंटरेस्ट में लगेगा, जिस इंटरेस्ट लगे, जो इंटरेस्ट लगेगा वही इंटरेस्ट क्या होगा, रेपो रेट होगा, ठीक है। चलिए तो इतना ही।